गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिक्स का सेट नंबर 2 एक्स टी, ठीक है। हम लोग एक्स एस सेट जो था उसको हम लोग सॉल्व कर चुके थे फिजिक्स का फर्स्ट। तो अगर उसको नहीं देखा है आपने तो उसको आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। मैंने उसको अपलोड कर दिया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नहीं तो मैं इसका आई बटन पे उसका लिंक भी आपको दे दूंगा फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो सेट 2 है, मेरे पास फिजिक्स का सेट है। ये 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी बोर्ड में, उसका ये सेट है मेरे पास। तो इसको हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अब थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग करने वाले हैं आज। तो फ्रेंड्स, हमने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कराएं, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड को शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग एनर्जी मेरे अंदर आएगी पढ़ाने के लिए। जितने ज़्यादा हमारे लाइव पे ज्वाइन होंगे तो उतना हमको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आप लोग अधिक से अधिक दोस्तों को ज्वाइन कराएँ, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो होगी वो सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो खंड आ दिया गया हमें, और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, देखिए ज़रा। एक प्रकाश किरण पुंज जल में प्रवेश करता है, मतलब एक प्रकाश वायु से किस में प्रवेश करता है, जल में प्रवेश। निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तित रहेगा। तो क्या है यहाँ पे, वायु से जल में किस में प्रवेश कर रही है, वायु से जल में प्रवेश कर रही है। और जब वायु से जल में प्रवेश करती है तो वेग परिवर्तित रहता है, आयाम परिवर्तित रहता है, तरंग दैर्घ्य परिवर्तित, मतलब ये तीनों परिवर्तित हो जाती हैं, मतलब बदलती हैं। केवल क्या नहीं बदलती है, तो वो नहीं बदलती है आवृत्ति। क्या नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड है, विकल्प वाला है, ठीक है। पीएन संधि डायोड, जो पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं, ठीक है, या होता है, क्या होता है। नंबर 1 कोटर, नंबर 2 केवल इलेक्ट्रॉन, नंबर 3 है मेरे पास इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों, और नंबर 4 है ना तो इलेक्ट्रॉन और ना ही कोटर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसने क्या पूछा, पीएन संधि डायोड के अवक्षय में परत में होता है, क्या होता है। देखिए केवल कोटर नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत हो गया। केवल इलेक्ट्रॉन होता है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तथा कोटर है, तो क्या होगा ऑप्शन इसका ऑप्शन है ना तो इलेक्ट्रॉन और ना ही कोटर, ये दोनों नहीं होते हैं, ठीक है, ये होते हैं उसमें। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। इसी का मेरे पास गा नंबर है क्या, जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण अत्यधिक प्रभावी होगा। तो कौन सा अत्यधिक प्रभावी होगा, सूक्ष्म तरंगें नहीं होंगी, ठीक है, दृश्य प्रकाश नहीं होगा, अवरक्त प्रकाश नहीं होगा। तो क्या होगा आंसर मेरा होगा डी, क्या होगा, परावैंगनी प्रकाश होगा, ठीक है, परावैंगनी प्रकाश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसी का चौथा क्या है मेरे पास, देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको और मैं यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे सीधे नोट करके दे रखा है, ये मेरे पास अनसॉल्व्ड पेपर है अग्रवाल का। तो क्या लिखा है, चिन्हित प्रश्नों से संबंधित टॉपिक अध्याय वर्ष 2020 और 2021 के पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। तो ये जो है वो पाठ्यक्रम से क्या किए गए हैं, हटा दिए गए हैं पाठ्यक्रम से। तो ये जैसे स्टार्स पे बना हो तो ये एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, लेकिन आपको एक बार देख लीजिए जब आप सॉल्व कर ही रहे हैं साथ में, ठीक है। आप लोग कमेंट करते जाइए क्या वॉइस सही आ रही है फ्रेंड्स। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्या है, पीएनपी व एनपीएन ट्रांजिस्टर के आधार से धारा प्रवाह होता है। जो एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये दो ट्रांजिस्टर के आधार पर जो धारा प्रवाह होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा या होल्स या कोटरों द्वारा या विसरण द्वारा या बहुसंख्यक वाहकों द्वारा। तो किसके द्वारा होता है, तो ये होता है मेरा इलेक्ट्रॉन के द्वारा। किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 64 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 64 एंगस्ट्रॉम। जल में इसकी तरंग दैर्घ्य होगी, तो जो जल का अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, 4/3 होता है, ठीक है। तो जल में इसकी अपवर्तनांक मतलब तरंग दैर्घ्य कितनी हो, तो जल में इसकी तरंग दैर्घ्य होगी दोस्तों कितनी,
48। कितनी होगी? 48 होगी। कैसे आप लोग निकालेंगे वो मैं आपको बता दूँ। देखिए आप लोग लिखेंगे कितना, 6400 इंटू 4/3। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर आएगा मेरे पास 4800। अभी इसका मैं आपको सलूशन दिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसका भी हम लोग देख लेते हैं। क्या है, एक कुंडली के सिरों के बीच कितना वोल्ट है? 40 वोल्ट का विभवांतर प्रत्यावर्ती वोल्ट से लगने पर कितने मैक्रो, मतलब 40 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कुंडली का प्रेरक प्रतिघात बताइए। तो कितना होगा इसका प्रेरक प्रतिघात होता है 500 ओम आएगा। कितना आएगा? 500 ओम आएगा। चलिए मैं इसके सूत्र आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो एंगस्ट्रॉम वाला था, तो एंगस्ट्रॉम कितना देर का? 6400। तो ये फार्मूला आप लोग हैं, लैम्डा डब्ल्यू बराबर लैम्डा ए अपॉन एन। तो कितना देर का था? 6400 देर का था, इंटू, ठीक है, अपॉन में रखेंगे तो ये इंटू में पहुँच जाएगा। 4/3 था तो कितना हो जाएगा? 3/4। तो 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, और 16 3 कितना होता है? 48, और 2 जीरो कितना हो गया? 4800 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट था जो 500 ओम आया था, वो उसके लिए क्या था? आई बराबर जो बी अपान आई वाला फार्मूला था वो हम लोगों ने लगाया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग उसका आंसर। तो अब हम लोग खंड खा हल करेंगे। अभी मेरे पास क्या था? खंड आ था, उसमें हमारे पास विकल्प दिए गए थे सभी के। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि 2 नंबर इसका क्वेश्चन है, स्टार बना हुआ। इसका मतलब ये एग्जाम में नहीं आने वाला, 2021 के एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो क्या निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ प्रतिचुंबकीय हैं? एक पारा है, कोबाल्ट है, एल्युमिनियम है और बिस्मिथ है। ये 4 हमको विकल्प, और हमसे पूछा प्रतिचुंबकीय कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त? एक तो पारा होगा और एक बिस्मिथ होगा। ठीक, यही 2 होंगे। Hg, इसका Hg होता है, और बिस्मिथ का क्या होता है? Bi। ठीक, तो यही 2 मेरे आंसर होंगे इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए 12.8 मेगावोल्ट ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। हमें किसकी गणना करनी है? डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की गणना करनी है, और हमें कितना मेगावोल्ट ऊर्जा देखिए? 12.8। चलिए देख लेते हैं इसका हम लोग। तो यहाँ पे हमें ऊर्जा दे रखी के बराबर कितना? 12.8 मेगावोल्ट दे रखी है। तो मेगावोल्ट को जो हम लोग जूल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना है? देखो पहले 12.8 इंटू 10⁻3। ठीक है, इसको हमने बोल्ट में किया, और इंटू करने कर दिया हमने 1.6 इंटू 10⁻17। तो इसको हम लोगों ने किस में चेंज कर दिया है? इसको हमने चेंज कर दिया है जूल में। किस में चेंज कर दिया? जूल में। ठीक, यहाँ आपको अगर दिखाई ना पड़ रहा हो तो यहाँ पे ये लिखा 10⁻19। कितना लिखा? 10⁻19 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, तो ये हम लोगों ने इसको किस में जूल कन्वर्ट कर लिया? जूल में कन्वर्ट कर लिया। अब न्यूट्रॉन की तरंगदैर्घ्य जो होती है वो कितनी होती है? लैम्डा बराबर होता है h अपॉन में √2m के। ठीक है, तो यहाँ पे h जो है उसकी वैल्यू मेरे पास फिक्स होती है कितनी? 6.6 इंटू 10⁻34 होती है। ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी। उसके बाद 2m की वैल्यू रख लेते हैं हम लोग न्यूट्रॉन के लिए, तो कितना हो? 1.6 इंटू 10⁻- का होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या 12.8 के की वैल्यू रखेंगे। ये हमने के की वैल्यू पूरी रख दी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जब आप लोग इतने को आप कैलकुलेट करेंगे, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो आंसर कितना निकलेगा? 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन में 16 इंटू 1.6 इंटू 10⁻22। तो यहाँ से हम लोग जब ये पावर कट जाएगी तो ऊपर कितना बचेगा? तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल आएगा समथिंग कितना? 0.0026 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो ये आप लोग आंसर देख सकते हैं, कैलकुलेशन आप लोग सेल्फ कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया है वो हमसे पूछा कि गॉस प्रमेय क्या है। केवल हमें डेफिनेशन देनी है कि गॉस प्रमेय क्या है। चलिए देख लेते हैं गॉस प्रमेय। तो ये मेरे पास गॉस की प्रमेय की डेफिनेशन है। क्या है? किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक पृष्ठ से अविलंबवत बाहर निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेग का 1/ε कितना होता है? 1/ε गुना होता है।
तो यहाँ पे आप लोग ये फार्मूला आप लोग क्या दिखा देंगे, फाई ई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। ये मेरा क्या होता है, पाइथागोरस सॉरी फ्रेंड्स, गॉस की प्रमेय होती है। तो जहाँ जो एप्सिलॉन है वो क्या, किसी माध्यम का वेगदूतशीलता है, इस एप्सिलॉन को हम लोग बोलते हैं वेगदूतशीलता बोलते हैं हम लोग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो आप लोग ये डेफिनेशन याद करके और ये सूत्र आप लोगों को कंपलसरी वहाँ पे देना पड़ेगा 1 नंबर में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाली एक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी। तो एक एंगस्ट्रॉम में एक्स किरण की हमें क्या निकालनी है, आवृत्ति हमको निकालनी है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें तरंग दैर्घ्य मतलब लैम्डा बराबर कितना देर का, 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को आप लोग जब मीटर में चेंज करते हैं तो 10 की घात -10 से आप लोगों को क्या करना होता है, गुणा करना होता है। तो हमने 1 एंगस्ट्रॉम को चेंज किस में कर दिया, 1 × 10 की घात -10 मीटर में चेंज कर दिया। आवृत्ति बी बराबर क्या होता है, आवृत्ति बी बराबर फार्मूला होता है सी अपॉन लैम्डा। यहाँ पे जो सी है वो है प्रकाश की चाल, किसकी चाल है, प्रकाश की चाल है। और लैम्डा हमारे पास तरंग दैर्घ्य की है। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो सी की वैल्यू होती है 3 × 10 की पावर 8, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, तो इसको ऊपर जब हम लोग लेके जाएंगे तो ये पावर कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो 10 और 8 कितना हो गया, 18। तो आंसर आवृत्ति बराबर कितना आएगा, आवृत्ति बराबर आएगा 3 × 10 की पावर 18 मीटर 18 प्रति सेकेंड। तो ये मेरा आंसर होगा। ईजी क्वेश्चन था ये, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो अगला क्वेश्चन है डा नंबर क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव में स्तंभबद्धता विभव मतलब अंतक, ठीक है, अंतक वोल्टता से तात्पर्य। तो अंतक वोल्टता आप लोगों ने पढ़ा हो या ना, तो आपने ये हेडिंग तो आप लोगों ने पढ़ी ही होगी, तो इसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन कि जिस न्यूनतम विभव पर प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है उस विभव को निरोधी विभव, क्या बोलते हैं हम उसे, निरोधी विभव या स्तंभबद्ध विभव कहा जाता है। निरोधी विभव प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। ये प्रकाश की जो तीव्रता होती है उस पर ये निर्भर नहीं करता। ये चैप्टर 11 से लिया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो हाइड्रोजन के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में कौन सी पराबैंगनी भाग में पाए जाते हैं, तो किस में पाए, ये पाए जाते हैं लाइमन में। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे आंसर इसका क्या देंगे, लाइमन श्रेणी। तो इसका आंसर क्या होगा, लाइमन श्रेणी। इसका दूसरे का 4 नंबर का आंसर जो होगा वो होगा लाइमन श्रेणी होगा। ओके, चलिए अब हम लोग खंड सा देखेंगे। हम लोग खंड आ और बा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे 3 नंबर हमको जो दिया गया, किसी तीसरे का कहा है किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग परिकलित कीजिए, मतलब इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग हम लोगों को निकालना है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें NV कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होती है उसके लिए फार्मूला क्या होता है, 3.6 अपॉन में n² हो जाएगा EB, ठीक है। तो यहाँ पे ये फार्मूला होता है, किसी भी कक्षा, कोई भी कक्षा हो उसके लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का ये फार्मूला होता है। और यहाँ पे हमें देर कितना रखा है उसका, -3.4 देर का है। तो हम इसके बराबर जब रखेंगे -13.6 अपॉन n² बराबर ये, तो हम लोग इसको इस साइड भेज देंगे कि n² बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे n² बराबर निकल के आएगा, ये माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कैंसिल, बचा 13.6 अपॉन में 3.4। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इसको आप लोग जब कल ये पॉइंट से ये पॉइंट हटा देंगे हम लोग, तो ये कितना बचेगा 34, ठीक। तो ये यहाँ से जो समथिंग कुछ निकल के आएगा, जैसे आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे इस तरीके से आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। 34 से पहले थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, 136 बटे में 34, तो इसको हम 17 2 से डिवाइड करें तो यहाँ बचेगा 17, यहाँ कितना बचा 6 और 1 बचेगा, तो हो जाए 8 68। तो
इसका हम जब इसमें भाग करेंगे 68 में तो 17 चक्कू कितना होता है 68। तो यहाँ पे डिवाइड जब करके लाएंगे कितना बचेगा 4। तो n स्क्वायर बराबर कितना बचा 4। तो n बराबर कितना निकला है 2 निकलेगा। ओके, हमें निकालना क्या, कोणीय संवेग निकालना है हमको। तो कोणीय संवेग बराबर फार्मूला होता है टाउ बराबर क्या होता है NH। ठीक, क्या होता है NH। तो यहाँ से हम लोग n की वैल्यू रखेंगे। तो n की वैल्यू क्या होती है मेरे पास 2/2 पाई। ओके, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे रख लिया इसकी जगह पे। तो अब हम लोग जब यहाँ पे 2 की वैल्यू 2 से 2 कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पाई की वैल्यू जब हम लोग रखेंगे h की वैल्यू 6.6 होती है, तो आपको याद होगी। पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 भी हम लोग रख सकते हैं। तो इसका जब आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, टाउ बराबर आएगा 2.1 × 10⁻34 जूल सेकेंड, इसका मात्रक होगा। ठीक, तो दोस्तों ये मेरे चैनल का नाम है मैथमेटिक्स एक्सपर्ट क्लासेस। ठीक है, भाई शिव सर, और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो आप लोग व्हाट्सएप पे हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं अगर किसी चीज़ में आपको डाउट होता है तब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। तो हमें इसकी व्यतिकरण की परिभाषा देनी है और आवश्यक शर्तें बतानी है। चलिए देखते हैं। तो व्यतिकरण क्या होता है देखते हैं हम लोग। क्या, जब समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार परिणामी तरंग का आयाम मूल तरंगों के आयाम से अलग होता है। कुछ स्थानों पर अधिकतम तथा कुछ स्थानों पर न्यूनतम या शून्य हो सकता है। मतलब कहीं पे अधिक भी होगा, कहीं कम होगा, कहीं पे क्या होगा अधिक होगा। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। तो डेफिनेशन आप लोगों ने देख लिया, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, शर्तें देख लेते हैं हम लोग इसकी। तो व्यतिकरण की शर्तें, तो शर्तें क्या, नंबर 1 क्या, दोनों तरंगों की आवृत्ति बराबर होनी चाहिए। पहली कंडीशन होती है कि दोनों जो तरंगें हैं उनकी आवृत्ति कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या, दोनों तरंगों का आयाम बराबर या लगभग बराबर होना चाहिए। मतलब या तो बिल्कुल बराबर होना चाहिए या अप्रोक्सीमेट में वैल्यू होनी चाहिए। 3 नंबर क्या है, तरंगों की कलाओं का अंतर स्थिर रहना चाहिए। जो उनके बीच अंतर होता है वो स्थिर रहना चाहिए। अगला 4 नंबर, दोनों स्रोत एक दूसरे के बहुत निकट होने चाहिए। मतलब जो दोनों स्रोत हैं वो एक दूसरे के पास पास होने चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे का गा, क्या एक गोलाकार चालक की त्रिज्या जो है कितनी 9.0 सेंटीमीटर है। इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव कितना हो जाए 1000 वोल्ट हो जाए। ठीक है, कितना हो जाए 1000 वोल्ट हो जाए। चलिए देखते हैं हम इसको। यहाँ पे हमें जो त्रिज्या दे रखी थी तीसरे का गा, त्रिज्या कितनी दे रखी 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दी, सेंटीमीटर को हमें किस में चेंज करना होगा, मीटर में चेंज करना होगा। तो हमें क्या करना होगा, ये 100 का डिवाइड करना होगा। तो देखिए हम 9 बटे में कितना लिखेंगे 100। ठीक, तो इसको हम लोग ऊपर लेके जाएँ तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻²। तो ये कितना हो गया 9 × 10⁻² मीटर। तो इसको हमने किस में चेंज कर लिया, मीटर में चेंज कर लिया। अब संधारित्र की जो धारिता होती है वो क्या होती है, C बराबर होता है 4πε/r। क्या होती है 4πε/r। तो 4πε की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/9 × 10⁹ होती है। ये तो आप लोगों को फिक्स होगी, याद होना चाहिए इतने पार्ट की वैल्यू। और r की वैल्यू हमें दे रखी है 9 × 10⁻9। यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और ये पावर ऊपर लेके जाएँ तो माइनस हो, तो 9 और 2 कितना होगा 11। तो C बराबर कितना लिए 10⁻−11 फैराड। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके हैं कोचिंग ट्रेन में। ठीक है, तो आप लोग उसमें भी देख सकते हैं। लेकिन हमें क्या बोला गया था कि हमें दिया गया था 1000 वोल्ट। कितना दिया गया था 1000 वोल्ट करना था। तो दिया है B बराबर कितना दे रखा 1000 वोल्ट। तो Q बराबर फार्मूला क्या, तो Q बराबर फार्मूला था C × B। तो यहाँ पे C की वैल्यू हमारे पास ये रही और Q की वैल्यू ये रही। तो जब हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे
ये कितना हो जाए, ये हो जाए 10 की घात माइनस 11 इंटू 10 की घात 3, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो कितना बचेगा 8 बचेगा। तो Q बराबर निकल के आएगा मेरे पास 10 की घात माइनस 8 कूलाम। तो ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डा, ये भी स्टार बना हुआ है, तो 2021 में तो ये नहीं आना है। चलिए फिर भी देखते हैं क्या है। डिवीजन एवं जर्मर प्रयोग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बारे में, निष्कर्ष निकालते हैं क्या होता है ये। तो ये मेरे पास है डिवीजन जर्मन प्रयोग। तो डिवीजन जर्मन प्रयोग हम लोग देखें क्या है। डिवीजन जर्मर ने डी ब्रोगली परिकल्पना को स्थापित करते हुए प्रयोग किया, मतलब इन्होंने एक डी ब्रोगली जो परिकल्पना थी उसको स्थापित करते हुए एक प्रयोग किया, जिसके माध्यम से प्रकाश में होने वाले विवर्तन की घटना को दर्शाया जाता है। जो प्रकाश के विवर्तन होता है उसकी घटना को दर्शाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है। डी ब्रोगली ने यह परिकल्पना रखा कि द्रव्य कणों की तरंग प्रकृति होती है, तरंग कहती है तो प्रकृति होती है, जो इन कणों में व्यतिकरण तथा विवर्तन की घटना भी प्रदर्शित होती है। क्या होती है, विवर्तन की जो घटना है वो भी प्रदर्शित होती है या होनी चाहिए। ठीक है, डिवीजन जर्मर ने अपने प्रयोग में दर्शाया कि इलेक्ट्रॉन पुंज में विवर्तन होता है। जो इलेक्ट्रॉन पुंज होती है उसमें क्या होता है, विवर्तन होता है। अतः डिवीजन जर्मर प्रयोग द्वारा कणों की तरंग प्रकृति की डी ब्रोगली परिकल्पना का सीधा सत्यापन करता है। तो ये सीधी बात है कि क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया है कि डिवीजन जो जर्मन प्रोग्राम है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। उसका मुख्य उद्देश्य है कि डी ब्रोगली समीकरण की परिकल्पना का सत्यापन करना। ओके, तो ये आप लोगों को इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको अथवा में भी दे रखा है। तो चित्र में दर्शाए संधारित्र में संचित ऊर्जा, जो ये संधारित्र है इसमें संचित ऊर्जा लगानी है, दिखानी है हमको। तो यहाँ पे ये 2 ओम रखा है, यहाँ पे 3 ओम रखा है, यहाँ पे 5 ओम रखा है। ठीक, और यहाँ पे कितना 2 ओम माइक्रोफैराड लगा हुआ है और धारा कितनी है 2 एम्पियर की। चलिए देख लेते हैं इसको भी हम लोग। तो ये मेरे पास फिगर था दोस्तों, धारा जो थी वो 2 एम्पियर थी, ये 5 लगा हुआ था, 3 ओम 2 ओम और यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले देखो हमें फार्मूला क्या लगाना, B बराबर IR लगाना। तो पहले हमें R निकालना होगा। तो R ये सभी किस क्रम में है, ये सब आपको दिखाई पड़ रहे हो किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में 2 + 3 + 5 तो कितना हो जाएगा 2, ये भी है। ठीक है, एम्पियर कितना है यहाँ पे I है, तो एम्पियर जगह पे 2 रख लेते हैं हम लोग और इनको सबको ऐड करें। 2 + 3 + 5 कितना हो गया, ये 5 5 10, तो ये 10 × 2 कितना हो गया 20 वोल्ट। तो यहाँ पे विभवांतर पूरे से कितना निकला है 2 वोल्ट, 20 वोल्ट निकला। लेकिन हमें क्या निकालना है, संचित ऊर्जा निकालना है। तो U बराबर क्या होता है, हाफ मतलब 1/2 CB²। कितना होता है 1/2 CB²। तो यहाँ पे C कितना है मेरे पास 2 माइक्रोफैराड है। तो माइक्रोफैराड को हमें किस में चेंज करना होगा, माइक्रो में चेंज करना होगा, कूलाम में, फैराड में चेंज करना होगा। मतलब यहाँ पे माइक्रोफैराड है तो फैराड में चेंज करना होगा। अगर माइक्रो कूलाम होता तो कूलाम में चेंज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम फैराड में जब चेंज करें तो 10 की घात -6 से हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं यहाँ पे। तो 1/2 × 10 × 10 की घात -6 हो जाएगा ये। और यहाँ पे B² है तो 20 × 20। तो इसको हम लोग देखते हैं कितना होगा। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 20 20 कितना होता है 400 होता है। तो 400 को हम 2 की पावर में लेके जाए, 2 की पावर से माइनस हो जाएगी। तो कितना बचेगा यहाँ पे 4 बचेगा। तो आंसर कितना आएगा मेरा, U बराबर आएगा 4 × 10 की घात -4 जूल। तो ये मेरी क्या होगी, संचित ऊर्जा होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अब मेरे पास खंड दा चलेगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन 4 में पहला दिया स्टार बना हुआ, मतलब ये एग्जाम में नहीं आने वाला, फिर भी आपको सोल्यूशन तो करना पड़ेगा। क्या, एंड गेट का प्रतीक चिन्ह, मतलब एंड गेट का आपको प्रतीक चिन्ह बनाना है, बूलियन व्यंजक लिखना है उसका, और सत्यता सारणी बनाइए। तो चलिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये होता है एंड गेट का साइन, इस तरीके से एंड गेट बनाया जाता है। तो आप लोग ये फिगर देख लें, ये तो आपको फिगर रटने ही है। ठीक है, फिगर आपको 3 होते हैं, एंड, नॉट और ये सब आप लोग देख लीजिए। तो एंड गेट का प्रतीक चिन्ह ये होता है। एंड गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है वो कितना होता है, A.B होता है। कितना होता है, A.B होता है। ओके,
सत्यता सारणी इसकी क्या होगी, ये ए है, ये बी है, यहाँ पे भाई इन दोनों का डॉट करेंगे तो 0 का 0 संग डॉट करेंगे तो 0, 0 का 1 के साथ डॉट करेंगे तो 0, ठीक है, और 1 का 0 के साथ डॉट करें तो 0, और 1 का 1 के साथ करेंगे तो 1। आप लोग ये समझ सकते हैं, अगर याद करना चाहें तो सीधा इंटू कर रहे हैं हम लोग, तो ये इंटू करेंगे, ये इंटू करेंगे, तो ये मेरा बूलियन व्यंजक क्या है, 0 0 1, कितना मिलेगा 0 0 0 0 1, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमने आपको बताया था कि ये मेरे चैनल का नाम है, ठीक। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज के थ्रू, कॉल नॉट अलाउ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है खा, ये भी स्टार बनाओ, तो ये भी एग्जाम में इस बार नहीं पूछा जाएगा। फिर क्या है, अर्ध आयु से क्या तात्पर्य है, हमें क्या बतानी है यहाँ पे, अर्ध आयु बतानी है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु कितनी है, 35 वर्ष है। यदि आज इसमें 4 × 10⁶ परमाणु हैं तो कितने वर्षों के पश्चात परमाणुओं की संख्या 0.5 × 10⁶ रह जाएगी, पदार्थ की आयु कितनी है, तो हमें उसकी आयु भी बतानी है। ओके, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन वैसे अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन 2021 के एग्ज़ाम में नहीं आएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। तो डेफिनेशन क्या होगी दोस्तों, डेफिनेशन होगी चौथे का खा क्या है कि जिस समांतर में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अपने प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाती है, उस समय अंतराल को उस पदार्थ की अर्धायु कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, मतलब कोई चीज़ है अगर वो किसी समय अंतराल में आधी हो जाती है तो उसके बीच जो समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्धायु कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें दिया है t बराबर दिया गया 35 वर्ष और प्रारंभिक मात्रा हमें दे रखी 4 × 10⁶ परमाणु। ओके, और हमसे पूछा शेष मात्रा जो है वो कितनी है, 0.5 × 10⁶ परमाणु है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब फार्मूला क्या लगेंगे, n1/n2 और बराबर में हाफ, मतलब आधी रह जाएगी तो हाफ का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे n की वैल्यू ये है मेरे पास तो वैल्यू रखते हैं, और प्रारंभिक मात्रा मेरे पास ये थी तो इसको वैल्यू रखते हैं, और 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये पावर में n लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसको आप लोग सोल्व कर सकते हैं, कितना 0.5 है, अपान में कितना 4 पॉइंट हटाएंगे तो आपको एक 0 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, कितना बचा 1/8। तो 1/8 को इस तरीके से ये इन्होंने यहाँ पे लिख के दिया 540, ये पावर से पावर कैंसिल हो गई थी, तो इसको हम लिखते 1/2, इसको भी लिखते हैं हम लोग 1/2 की पावर 3। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरा बेस है वो समान है दोनों जगह, कितना है 1/2 1/2। तो यहाँ पे घातों की तुलना करेंगे, तो घातों की जब तुलना करें तो विघटित होने में कितना निकला, n बराबर 3। तो विघटित होने में लगा समय, तो कितना समय लगा, 35 मिनट तो पहले लग रहे थे, तो 3 और लगेंगे तो 3 गुना हो जाए 35 × 3, यानी कितना होता है 105 वर्ष। कितना होगा 105 वर्ष। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें निकालना है मध्य आयु। तो मध्य आयु बराबर होता है टाउ बराबर 1.443 टाउ, ये होता है फार्मूला। ओके, ये यहाँ पे टी बना हुआ है, सॉरी दोस्तों टी है, ठीक है, टाउ नहीं, टाउ ये है, टी है। तो यहाँ पे 1.443 इंटू 35 जब इंटू करें तो टाउ बराबर कितना निकल आएगा 50.50 वर्ष। तो ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गा नंबर, किसी परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम लिखिए और उसकी व्याख्या कीजिए। तो हमें किरचॉफ का नियम लिखने हैं और हमें उनकी व्याख्या करनी है। ओके, चलिए देखते हैं इसको। तो किरचॉफ के नियम देखते, 4 का गा क्या है, किरचॉफ का नियम। तो पहला नियम क्या है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराएं का बीजीय योग 0 होता है। अब यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे ये एक मेरे पास संधि है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये धारा निकल के जा रही है, ये धारा इसके पास आ रही है, फिर ये निकल के जा रही है और ये धारा इसके पास आ रही है और ये निकल के जा रही है। तो जो धाराएं निकल के जाती हैं वो माइनस होती हैं, और जो धाराएं संधि की तरफ आती हैं वो धाराएं प्लस होती हैं, और इन सबका जब योग किया जाए तो 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है दोस्तों। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमने ये करके दिखाया, कितना होगा 0 होगा।
तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं I2 प्लस I1 बराबर कितना, I1 प्लस I3 प्लस I4 होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग सेकेंड क्या है इसका। अब देखिए इसने यहाँ पे यही चीज़ हमने लिख के दिखाई है, क्या है, संधि की ओर आने वाले धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाले धाराओं के योग के बराबर होता है। यह नियम आवेश संरक्षण को प्रदर्शित करता है। किसको करता है, आवेश संरक्षण। इसको आप लोग याद रखें, ये विकल्प में पूछ दिया जाता है। आवेश संरक्षण, किरचॉफ का पहला नियम किस संरक्षण पर आधारित है, तो वो है आवेश संरक्षण पर। ओके, चलिए दूसरा नियम इसका हम लोग देख लेते हैं, क्या है दूसरा नियम किरचॉफ का। दूसरा नियम क्या है, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल का गणितीय योग इस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के बराबर होता है। ठीक है, गणितीय योग, जैसे ये यहाँ पे ये परिपथ बना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग इसको। ठीक, तो यहाँ पे ये I1 प्लस I2 है, ये R प्रतिरोध लगा हुआ है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड, मतलब दो बंद पास हैं मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ बंद पास फर्स्ट के लिए, मतलब इस वाले के लिए हम लोग क्या देखते हैं, देखो I1 R1, मतलब ये I1 है और ये R1 है। ठीक, तो I1 R1 माइनस I2 R2, तो I2 ये है, ठीक है, और R2 ये है इसके लिए, तो बराबर क्या हो, E1 माइनस E2 होगा। बंद पास दूसरे के लिए क्या होगा, I2 R2 होगा ये, प्लस I1 R2 ये वाला हो जाएगा इसके लिए, R3 के लिए, तो बराबर कितना होगा, E2। तो इसकी सहायता से हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इसकी सहायता से हम विभिन्न भागों में धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। यह नियम किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पे। ये पॉइंट आपको याद रखना है, किस पे, ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास गा नंबर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए, एक प्रणालिका के स्वप्रेरकत्व गुणांक का सूत्र याद कीजिए। तो ये फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने जो सेट 1 सोल्व किया था उसमें भी ये दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 9 था ये। चलिए मैं आपको फिर दिखा देता हूँ एक बार फिर से, फिलहाल मैं सेट 1 में इसका सलूशन कर चुका हूँ। तो ये हमारे पास दिया गया है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। तो नियम नंबर 1 क्या है, नियम नंबर 1, ठीक, नियम नंबर 1 क्या है, जब किसी परिपथ में बंद चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है ना, परिवर्तन किया जाता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। ठीक है, यह धारा तब तक बहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन का हमेशा क्या करता है, विरोध करता है। तो फर्स्ट नियम तो ये हो गया। ठीक, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है कि ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो ये फार्मूला होता है एप्सिलॉन E बराबर होता है माइनस का D डेल फाई वन डेल्टा T। ठीक है, यहाँ पे जो ऋणात्मक चिन्ह है, ऋणात्मक चिन्ह का यह दर्शाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स का हमेशा क्या करता है, विरोध करती है। यदि फेरों की संख्या इसमें कितनी हो, n, मान लीजिए यहाँ पे फेरों की संख्या कितनी हो, n, तब फार्मूला क्या हो जाए, E बराबर हो जाए माइनस का n डेल्टा फाइव V अपॉन में डेल्टा T। तो ये फार्मूला हो जाएगा। तो ये हमने आपको अभी चुंबकीय फ्लक्स फैराडे के बताए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका डा नंबर क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले अल्फा कण तथा प्रोटॉन के वेगों का अनुपात जो है कितना, 1:3 दिया गया हमें। क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे भिन्न वृत्ताकार पथों पर गति करते हैं, उनके वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको मैं फैराडे के नियम मैंने अभी आपको दिखा दिया। अब मैं एक ये और दिखा दिया, तो ये चीज़ छोड़ दी थी हम लोगों ने कि एक प्रणालिका के स्वप्रेरकत्व गुणांक का सूत्र, ये चीज़ मैं आपको और करा देता हूँ, ये मैंने अभी छोड़ दी थी। चलिए देख लेते हैं इसको भी हम लोग। तो क्या होगा, यहाँ पे ये हम लोगों ने छोड़ दिया था, क्या था, माना किसी कुंडली में विद्युत धारा I बहती है, तब
धारा के कारण कुंडली के प्रत्येक फेरे में जो फेरे होते ना, फेरे में बंद चुंबकीय फ्लक्स डेल फाई वी है। यदि कुंडली में तार के फेरों की संख्या कितनी हो, n हो, तो कुंडली में फ्लक्स, जो फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स की संख्या n फाई वी होगी, जो कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। ओके, तो ये आपको फिगर बनाना पड़ेगा दोस्तों। ये होता है n फाई बी प्रोपोर्शनल किसके होता है, धारा के, ठीक है। और n फाई वी प्रोपोर्शनल अगर बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा एल आई। यहाँ पे जो एल है वो क्या है, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो एल बराबर कितना लिया, n फाई बी अपॉन में आई। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहाँ एल एक नियतांक है जिसे कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक कहते हैं अथवा स्वप्रेरकत्व कहते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा और करना पड़ेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि उस क्वेश्चन में थोड़ा सा और ज्वाइन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथे का डा नंबर क्या है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले अल्फा कण तथा प्रोटॉन के वेगों का अनुपात 1:3 है। क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे भिन्न वृत्ताकार पथों पर गति करते हैं। उनके वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं इनकी त्रिज्याओं का अनुपात। तो ये चौथे का डा है, क्या है, यहाँ पे देखा बी अल्फ़ा अपॉन में बी पी बराबर हमें देखा 1/3, ये हमें रेशियो दे रखा था। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान हमने मान लिया एम पी एम, अल्फ़ा का द्रव्यमान हमने मान लिया ये, प्रोटॉन के आवेश हमने मान लिया क्यू पी बराबर ई, और अल्फ़ा का आवेश हमने मान लिया -2e। और वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या होती है उसके लिए फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, उसके लिए फार्मूला होता है वो होता है आर बराबर एम बी अपॉन में क्यू बी। ठीक, अब यहाँ पे हम लोगों ने जो मान रखे हैं अल्फ़ा बीटा माने हैं, तो यहाँ पे आर कितना है, आर है आर अल्फ़ा अपॉन में आर पी, मतलब आर अल्फ़ा आर पी। तो यहाँ पे एम अल्फ़ा बी अल्फ़ा अपॉन आर अल्फ़ा, ये वैल्यू रखेंगे हम लोग। जब यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे तो इसको हम लोग इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे अलग अलग, ठीक है, अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे सभी की जब हम वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू मेरे पास ऊपर हम लोगों ने निकाल रखी हैं, ये आप लोग देख सकते हैं वैल्यू सभी की। तो जब यहाँ पे हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके से मेरे पास बन जाए, यहाँ से एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ई कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना बचा 2/3। तो हमें जो निकालना था त्रिज्याओं का अनुपात, तो कितना निकला 2:3 निकल आया। ओके, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गए हैं। तो हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 5 से, ये हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हम यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि आज थोड़ा भी मुझे काम है, तो यहीं पे हम लोग लाइव क्लास को ऑफ करते हैं, ठीक है। 4 कब तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, 4 क्वेश्चन तक। नेक्स्ट गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने दोस्तों पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रा ये बता दीजिए कि वॉइस सही आ रही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए कि आवाज़ जो है वो क्लियर आ रही है आप लोगों के पास। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, का है कि अल्फ़ा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए। हमें क्या लिखना है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के बारे में लिखना है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो ये क्वेश्चन मेरे पास दिया गया है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, रदरफोर्ड ने अपने, इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं। ओके,
अब आप लोगों को इसको हटा देते हैं पहले हम लोग। तो फ्रेंड्स अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। क्या है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल? तो रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों में रेडियो एक्टिव स्रोत से उत्पन्न तेज के अल्फा कण को सोने की पत्नी ने से टकराया, ठीक है। पूरे प्रबंध को निर्वात में रखा गया, जो पूरा उसका सिस्टम था उसको किस में रखा, उसने निर्वात में रखा, ठीक है, ताकि अल्फा कण की वायु के कण से कोई टक्कर ना हो सके, ठीक है। टकराने के पश्चात कण विभिन्न दिशाओं में विक्षेपित हो जाते हैं। जो कण होते हैं टकराएंगे तो ये टेढ़े मेढ़े ढंग से गति करेंगे, तो ये विभिन्न दिशाओं में गति कर, इसलिए ये विक्षेपित ना हो पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे क्या है इसको, ठीक। फिर क्या प्रयोगों से निम्नलिखित निष्कर्ष, जो इसने प्रयोग किए थे इसके निम्नलिखित निष्कर्ष निकले थे। तो दोस्तों ये आपको वहाँ पे ये फिगर आपको बना के दिखाना पड़ेगा, ओके। तो चलिए देखते हैं नंबर 1 क्या निकला था। नंबर अल्फा कण सोने की पन्नी से बिना, जो सोने की पन्नी होती है, बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए, ठीक है। क्या हुआ, ये डायरेक्ट निकल गए थे सीधे, जो इस तरीके से आप लोगों को ये दिखाई पड़ रहे होंगे, नाभिक है ये मेरा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जिससे यह निष्कर्ष निकला गया कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। क्या है, परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो कैसा है, खाली है, ओके। सेकेंड क्या है इसका, सेकेंड है कुछ अल्फा कण सोने की पन्नी, जो कुछ अल्फा कण होते हैं वो सोने की पन्नी द्वारा बहुत छोटे छोटे कणों में विक्षेपित हुए, अतः विक्षेपित करने वाला परमाणु भी क्या होता है, धनावेशित होना चाहिए, क्योंकि अल्फा कण कैसे होते हैं, धनावेशित होते हैं, ओके। चलिए तीसरा निष्कर्ष इसका क्या निकला था रदरफोर्ड का। तो तीसरा जो निष्कर्ष था तो क्या है रदरफोर्ड का, देखते हैं हम लोग। तो ये तीसरा है, क्या है फ्रेंड्स, कि कुछ अल्फा कण ऐसे भी हैं जो 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुए, अतः इन कोणों पर इतना अधिक प्रतिकर्षण बल लगता है कि अल्फा कण का कोई भी वापस नहीं लौटा। जो अल्फा कण होते हैं कोई भी क्या होता है, वापस नहीं लौटे। अतः परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर कम आयतन में सीमित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। तो ये नाभिक की क्या हो गई, डेफिनेशन भी हो गई है। और क्या देखते हैं हम लोग आगे, परमाणु में उपस्थित ऋणावेशित कण नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ से परिक्रमा करते हैं, ओके। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, खा नंबर है, एक NPN ट्रांजिस्टर में 10⁻⁻6 सेकेंड में उत्सर्जक में 10⁻10 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, ठीक है। आधार में 2% इलेक्ट्रॉन खो देते हैं, ठीक है। जो 2% इलेक्ट्रॉन है वो खो जाते हैं। धारांतरण अनुपात की गणना कीजिए। हमें क्या निकाल, धारांतर अनुपात की गणना निकालनी है, ओके। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा जूम करते हैं और क्वेश्चन पेपर को ठीक। तो ये क्वेश्चन है मेरे पास, तो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें क्या दिया, फार्मूला क्या होता है, I बराबर Q/T होता है, ठीक है। तो IE बराबर क्या हो जाए, NE/τ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू में कितनी 10⁻⁻6 होती है। तो ये हमें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन थी,
तो यहाँ पे जब हम लोग पुट करेंगे तो इसको हम लोग सोल्व कर देंगे तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 1.6 मिली एम्पियर। ओके, तो आई वी बराबर क्या होता है आई ई इंटू, और ये कितना था 2% था इसका, तो हम लोग 2% इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 2/100, तो 2% इसका कितना आएगा 2% आएगा 0.032 मिली एम्पियर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी में हमसे उत्सर्जक पूछा गया था, तो हम लोग क्या देखते हैं, उत्सर्जक जो धारा होगी वो आई ई क्या होगा, आई होगा आधार धारा आई वी तथा संग्राहक धारा आई सी के योग के बराबर होती है। जो उत्सर्जक धारा होती है वो आधार धारा और संग्राहक धारा के योग के बराबर होती है। तो आई ई बराबर क्या होगा आई बी प्लस आई सी होगा। ठीक है, तो आई सी बराबर कितना हो जाए आई ई माइनस का आई वी, तो ये फार्मूला मिल जाए। इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। हम लोग जब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको मिलेगा 1.6 इंटू 1.6 माइनस 0.032। इसमें हम लोग जब वैल्यू माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाए 1.568 मिली एम्पियर मिलेगा। ओके, तो धारांतर अनुपात कितना हो, धारांतर अनुपात होता है अल्फा बराबर आई सी अपॉन में आई ई, ये फार्मूला होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जब हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो जब हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे तो मेरे पास अल्फा बराबर कितना मिलेगा 0.98, यही मेरा क्या होगा धारांतर अनुपात होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पहले देख लेते हैं। ओके, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सलूशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो 5 का गा क्या है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ की प्रतिबाधा तथा कलांतर के व्यंजक की गणना कीजिए। जो कलांतर और प्रतिबाधा के बीच जो व्यंजक होता है उसकी हमें क्या करनी है यहाँ पे गणना, मान लीजिए आपको डेरिवेशन करना है। ओके, तो चलिए हम लोग करते हैं, देखते हैं, इसको हटा देते हैं हम लोग। ठीक, इसको हम लोगों ने साइड में कर दिया है साइड, और इसको हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पे आंसर लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को इसकी वजह से आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा डबल टैप की वजह से, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे पढ़ के दिखा देता हूँ। ठीक है, LCR परिपथ है, क्या है प्रेरकत्व में भी कुंडली, यहाँ पे आप लोग मैं बोल देता हूँ वो आप लोग एक बार लिख लीजिएगा। प्रेरकत्व की कुंडली धारिता C का एक संधारित्र तथा प्रतिरोध R का एक श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तथा इसे प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से B से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल जो हमें क्वेश्चन दिया गया था फ्रेंड्स वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग क्वेश्चन से देख के भी लिखते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा है, कुंडली है, प्रतिरोध है, उसी के बारे में यहाँ पे लिखा है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे B बराबर कितना, B बराबर हो जाए B0 साइन ओमेगा T, ये मेरे पास फार्मूला होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे हमको क्या मिलेगा। तो यहाँ पे हमको मिला प्रेरकत्व L के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर कितना होगा BL होगा। धारा I की कला में, जो I की कला में कितना होगा π/2 अग्रगामी होगा तथा धारिता की जो धारिता C के बीच के कितना होगा प्रेरकत्व विभवांतर कितना होगा BC होगा। धारा I से कला में जो होगा वो कितना होगा कलांतर, वो होगा π/2 होगा, पश्चगामी होगा। ठीक है, तो अग्रगामी भी कितना होगा π/2 होगा और पश्चगामी भी कितना होगा π/2 होगा। ओके, अतः BL तथा BC का परिणामी विभवांतर जो है वो कितना होगा BL माइनस का BC होगा। प्रतिरोध R के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर कितना होगा BR बराबर होगा धारा I के समान कला में होंगे। ओके, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको आप लोग नोट कर लें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ये मेरे पास एक LCR परिपथ का एक फिगर है। ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हैं, ये LCR का परिपथ बना हुआ है। यदि LCR परिपथ में परिणामी विभवांतर कितना है B है, तो B स्क्वायर बराबर कितना है BR स्क्वायर बराबर होगा BR स्क्वायर प्लस BL माइनस BC का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग BR स्क्वायर जब कितना रखेंगे I स्क्वायर R स्क्वायर रखेंगे हम लोग, प्लस इसका हम लोग इस तरीके लिखते हैं IXL माइनस का IC इन BC, और इसकी यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी।
तो यहाँ से हम लोग जब इसको इधर अपॉन में ले आएंगे तो यहाँ पे आर कितना होगा, बी अपान आई बराबर क्या निकल आएगा मेरे पास, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस का एक्स सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या चीज़ है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं हम लोग। तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे हमको मिलेगा एक्स सी बराबर मिलेगा 1/ओमेगा सी, तथा एक्स एल बराबर क्या मिलेगा हमको, एक ओमेगा एल मिलेगा। तो यहाँ से जेड बराबर क्या हो जाएगा, ये मेरे पास फार्मूला हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस का 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या वोल्टेज जो है बी तथा धारा आई के बीच कालांतर कितना होगा, 5 होगा। कालांतर कितना होगा, 5 होगा। तब tan फाइव बराबर कितना होगा, tan फाइव बराबर बी एल माइनस का बी सी अपॉन में बी आर। तो यहाँ पे हो जाएगा आई, बी एल की वैल्यू क्या एक्स एल और बी सी की वैल्यू एक्स सी अपॉन में आई आर। तो ये मेरे पास हो गया tan फाइव बराबर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं tan फाइव बराबर एक्स एल माइनस का एक्स सी अपॉन में आर। तो tan फाइव बराबर हो जाएगा ओमेगा एल माइनस का 1/ओमेगा सी अपॉन में आर। ओके, तो ये मेरा आंसर होगा फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है दोस्तों ये अथवा में दिया गया क्या, +10 डायोप्टर तथा -5 डायोप्टर क्षमता वाले दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं। ठीक है, लेंस हैं, दोनों की क्षमताएं दे रखी हैं। इस संयुक्त लेंस से, ठीक है, संयुक्त लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेमी लंबी वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा इसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हमें इसकी प्रकृति बतानी है और इसकी लंबाई बतानी है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सलूशन। इसको हटा देते हैं हम लोग। ठीक, तो ये मेरे पास यहाँ पे कितना हमें दिया, कितना हमें P बराबर एक देगा प्लस का 10 डायोप्टर और P2 बराबर हमें देगा माइनस का 5 डायोप्टर। U बराबर कितना देखा था, माइनस का 30 सेंटीमीटर और H नॉट बराबर हमें दे रखा था 2 सेंटीमीटर। हमें H निकालना है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे मेरे पास जो संयोजन क्षमता है वो कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स। तो संयोजन क्षमता जो मेरे पास होगी वो मेरे पास हो जाएगी, संयोजन क्षमता होगी P1 प्लस P2। तो दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 5D मतलब 5 डायोप्टर बचेगा। तो फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी बराबर क्या होता है, फोकस दूरी बराबर होता है 100/P। ठीक है, यह बराबर ये फार्मूला होता है। तो हम लोग जब वैल्यू रखेंगे 100/5 तो डिवाइड करें कितना है 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी निकली है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप लोगों ने लेंथ सूत्र आपको पता हो, लेंथ का सूत्र क्या होता है 1/f बराबर होता है 1/b माइनस 1/u। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। जब वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू कुछ इस तरीके से पुट होगी। ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा तो इस तरीके से यहाँ पे ये मेरे पास आ जाएगा 1/v बराबर कितना हो जाएगा 1/20 माइनस का 1/30। यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेके सोल्व करेंगे इसको हम लोग, तो निकल के आएगा मेरे पास 3 - 2/60। ठीक है, तो b बराबर कितना है 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से m बराबर हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, HI अपॉन में HO अपॉन में बराबर कितना B/U। तो दोस्तों यहाँ से मेरे पास HI अपॉन यहाँ पे वैल्यू हम लोग सब पुट करेंगे तो इसको इस साइड ले जाएंगे कितना 120 हो जाएगा। और 120 का 3 भाग में कितना आएगा माइनस का 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब माइनस में निकला तो यहाँ पे प्रतिबिंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर और ये कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ओके, तो 5 का हम लोग गा नंबर देखते हैं क्या है गा, कि एक धातु के 3 तारों की लंबाइयाँ तथा क्रम द्रव्यमानों का अनुपात जो है 3:2:1 तथा 1:3 अनुपात में है। ठीक है, इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें ये किसका दे रखा है, ये दे रखा है लंबाई का अनुपात और ये दे रखा है हमें द्रव्यमान का अनुपात। और हमें निकालना किसका है, प्रतिरोध का अनुपात हमको निकालना है। ओके, तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो कितना दे रखा हमको, हमें दे रखा है कि L1 रेशियो L2 रेशियो L3
बराबर दे रखा है हमको 3:2:1। ओके, और हमें क्या दे रखा है यहाँ पे m1:m2:m3 बराबर दे रखा 1:2:3 दे रखा। अब होता क्या है, एक ही धातु की बनी तार है तो घनत्व और प्रतिरोधकता समान होगी। अब ये तीनों चीज़ें जो है एक ही तार के हैं तो इनका जो प्रतिरोध और घनत्व होगा वो कैसा होगा, समान होगा। तो मेरे पास फार्मूला क्या होता है, R बराबर रो L अपॉन A, ये फार्मूला होता है। ठीक है, जब हमें लंबाई और ये दे रखा होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये मेरे पास R लंबाई की कोई क्रोड है, इसका क्षेत्रफल A है और ये लंबाई किसकी है, L है। तो यहाँ पे M बराबर क्या होता है दोस्तों, M बराबर होता है B इंटू डी होता है। ठीक है, B इंटू डी, और B बराबर कितना होता है, B बराबर होता है A इंटू L। क्या होता है, A इंटू L होता है। तो हम M बराबर मेरे पास कितना है, M बराबर आ जाएगा A इंटू L इंटू डी। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में L व D का अंश और हर में हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ओके, क्या करेंगे, गुणा। ये मेरे पास समीकरण 1 है, इसमें हम L इंटू डी का अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो R बराबर हमें क्या मिलेगा, R बराबर मिलेगा रो L अपॉन A इंटू L इंटू डी इंटू L इंटू डी। अब यहाँ से क्या होगा, देखो ये L कितना, L स्क्वायर, ठीक है, अपॉन डी, और ये L डी क्या बन गया मेरे पास, ये बन गया M बन गया, क्योंकि ये इतना पार्ट कितना बन जाएगा, M बन जाएगा। ओके, तो अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, देखो ये रो जो था वो एक प्रतिरोधकता का गुणांक था, नियतांक था। तो यहाँ पे हम लिखते हैं R प्रोपोर्शनल L स्क्वायर अपॉन M। ओके, तो अब मेरे पास जो वैल्यू दे रखी थी, वैल्यू क्या थी, R1 रेशियो R2 रेशियो R3, ये हमको निकालना है। तो ये कितना है, L1 स्क्वायर अपॉन M1 रेशियो M2 स्क्वायर अपॉन M2। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो L1 की वैल्यू कितनी थी, 3, तो 3 का स्क्वायर 9, L2 4, 2 थी तो 2 का स्क्वायर 4। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, तो आंसर आएगा 9:2:1/3। इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 27:6:1। तो ये मेरा होगा प्रतिरोध का अनुपात होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमको, डा नंबर क्या है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या हैं, ये कैसे उत्पन्न होती हैं, इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। ओके, हमें क्या करना है, इनके गुणों का उल्लेख करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या लिखना होगा। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे, आप लोग हेडिंग डालेंगे और क्या लिखेंगे, जब कोई चुम्बकीय क्षेत्र समय के साथ साथ परिवर्तित हो रहा हो तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और ठीक इसके विपरीत एक परिवर्तित विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। परिपथ में वैद्युत दोलन होने लगते हैं, जो परिपथ होता है उसमें क्या होता है, दोलन होता है। तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों तरफ फैलने लगती है। इन तरंगों को वैद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। यह तरंगे चुम्बकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र के दोलन से उत्पन्न होने वाली अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। इन तरंगों के संचरण के लिए इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए अंतरिक्ष में संचार के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जो हमारे पास विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, इनका यूज हम कहाँ करते हैं, अंतरिक्ष में इनका यूज किया जाता है। ओके, चलिए इनके गुण देख लेते हैं हम।
तो इनके गुण क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण क्या है। नंबर 1 है, इन तरंगों पर कोई आवेश विद्यमान नहीं रहता, अर्थात ये कैसी होती हैं, उदासीन होती हैं। सेकंड है, इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B परस्पर कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं तथा तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। नंबर 3 क्या, इन तरंगों के मध्य संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ये जो तरंगे होती हैं इनमें संचरण के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ओके, तो कितने पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहले चलिए 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं दोस्तों, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक, तो इसका 4th पॉइंट क्या है, यह तरंगे निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती हैं। ठीक है, निर्वात में किससे चलती हैं, प्रकाश की चाल से चलती हैं। नंबर 5 है, निर्वात में किसी बिंदु पर किसी क्षण इन तरंगों के वैद्युत तथा चुंबकीय तरंगों के परिणामों का अनुपात कितना होता है, E/B बराबर क्या होता है, C होता है। ओके, तो इसको आप लोग याद रखें, E/B बराबर C होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास 6 नंबर, इन तरंगों में संवेग और ऊर्जा दोनों निहित होती हैं। जो तरंगे होते हैं इनके अंदर संवेग और ऊर्जा दोनों ही क्या होते हैं, निहित होती हैं। 7 नंबर क्या है, इन तरंगों में परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की घटना होती है। ये चैप्टर 8 से लिया गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप लोग नोट्स बना लें। ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा, आप एक बार सुन लेंगे उससे आपको समझ में नहीं आएगा। कुछ बच्चों ने ये पढ़ रखा होगा सिलेबस में, अभी किसी ने अभी नहीं पढ़ा होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, तो क्वेश्चन नंबर खंड यह है और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाइगेंस द्वारा प्रकाश के लिए दी गई तरंगाग्र अवधारणा के आधार पर परावर्तन का नियम सिद्ध कीजिए। तो हमें यहाँ पे क्या सिद्ध करना, परावर्तन का नियम को सिद्ध करना है। ओके, चलिए हम लोग इसको सिद्ध कर लेते हैं। तो ये 6 का नंबर है, देखते हैं क्या है। हाइगेंस के तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश का परावर्तन, पहले आपको नियम आना चाहिए कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो आप लोगों ने हाई स्कूल में डेफिनेशन क्या सीखी थी कि जब कोई प्रकाश किरण, जैसे ये कोई प्रकाश किरण आ रही है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, यहाँ पे हमें जो सीखना है वो कितना सीखते हैं, हाइगेंस के तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर हमें परावर्तन के प्रकाश का नियम सीखना है। ठीक, चलिए देखते हैं इसको हम लोग। तो जब इसको हम लोग देखेंगे तो क्या करें, देखिए पहले हमने क्या किया, पहले आप लोगों को फिगर दिखा देते हैं हम लोग। इस तरीके से आपको पहले फिगर बनाना होगा। ठीक, ये कोई किरण थी, इस तरीके से यहाँ पे पड़ी थी बी वाली और यहाँ से निकल गई थी। ठीक, ये किरण यहाँ पे ये पड़ी थी तो ये यहाँ से निकल गई थी, ये इसका लंब है और ये इसका लंब है, अभिलंब बोलते हैं जिसे हम लोग भाई है। ठीक, तो आप लोग फिगर देख सकते हैं, फिगर कोई टफ नहीं है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ये ए है और ये ए डैश है, ये N2, ये N1 है लंब और ये यहाँ पे जहाँ पे दोनों मिलती है ये B है। ओके, चलिए अब हम लोग इसको पहले थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी आप लोग कैसे लिखेंगे देखें। तो हमने लिखा, माना NZ एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर AB एक समतल तरंगाकार कोण I के झुकाव पर आपतित होता है। ठीक, माना कि t=0 समय पर, जो t=0 समय है, पृष्ठ ZZ के बिंदु A पर स्पर्श करता है। ठीक है, मतलब बिल्कुल 0 समय पे ये क्या करता है, स्पर्श करता है। माना कि तरंगाग्र की चाल जो है वो कितनी है, u है, तथा तरंगाग्र के बिंदु, जो तरंगाग्र है ना, तरंगाग्र के बिंदु B को पृष्ठ के बिंदु A तक पहुंचने में t समय लगता है। हमने मान लिया जो बिंदु A है, B को A तक पहुंचने में कितना t समय लगता है। जैसे जैसे तरंगाग्र AB आगे बढ़ता है वह परावर्तक
पृष्ठ ए व ए डैश के बीच के बिंदुओं से टकराता जाता है। जैसे जैसे इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, अभी फिगर दिखाया था तो आगे बढ़ता है और ये टकराता जाता है। ठीक है, हाइगेंस सिद्धांत के अनुसार ए व बी डैश के बीच की दूरी स्थित ये सभी बिंदु नए तरंगा स्रोतों का कार्य करता है। इनमें नई खगोलीय तरंगियाँ सभी दिशाओं में निकलती रहती हैं। जो चाल मेरी क्या थी, बी, चाल बी के माध्यम से फैलने लगती हैं। सबसे पहले बिंदु ए से द्वितीयक तरंगिकाएँ चलती हैं जो टी समय पर ए बी बराबर ए बी डैश क्या होगा, बी टी दूरी तय करती हैं। इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार उतने ही समय में द्वितीयक तरंगाएँ बिंदु ए से चलकर कहाँ पहुँच जाती हैं, बिंदु बी पर पहुँच जाती हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग ये इस तरीके से यहाँ पे हैं। जैसे जैसे ये फैलेंगी तो ये यहाँ पे बी पे मिली आके। ठीक है, ऐसे ही जब इसको चलाया था तो ये किरण यहाँ से है तो ये यहाँ पे मिली आके थी। ठीक है, तो ये ए है और ये कितना ए डैश है, तो ये चल के कहाँ पे पहुँच रही हैं, बी पे पहुँच रही, तो तब तक ये कहाँ पहुँच जाएगी, इस साइड पहुँच जाएगी। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारे पास समीकरण क्या बन जाएगा, ए बी डैश, ए, ये बी डैश हो गया बी, और ये हो गया ए बी डैश। ठीक, इतना हो गया। अब हम लोग क्या, तो बराबर कितना होगा, बी टी। तो इन्हें समय कितना लगा था, बी टी समय लगा था, इसको हमने डाल दिया समीकरण नंबर 1 डाल दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या लिखेंगे हम लोग। आगे बिंदु ए को केंद्र मानते हुए, अब हमने बिंदु जो ए है इसको हमने क्या मान लिया, केंद्र मान लिया। आप लोग देख सकते हैं इस बिंदु को हमने क्या मान रखा है, केंद्र ए मान लिया आप। ठीक है, तो ये मेरा केंद्र है। मानते हुए ए बी डैश त्रिज्या एक गोलीय चाप खींचते हैं। क्या खींचते हैं हम लोग, एक गोलीय चाप खींचेंगे तथा ए से इस चाप पर स्पर्श रेखा ए डैश बी डैश खींच लेते हैं। क्या खींचेंगे हम लोग, ए डैश बी डैश एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये ए डैश है और ये बी डैश है, तो ये हम लोगों ने एक रेखा ड्रॉ कर रखी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जैसे जैसे आपतित तरंगांक ए बी आगे बढ़ता है, जैसे जैसे हम उसको आगे बढ़ाते हैं, परावर्तक पृष्ठ के ए व ए डैश के बीच स्थित सभी बिंदुओं में से एक के बाद एक चलने वाली द्वितीय तरंगिकाएँ भी एक साथ साथ ए डैश बी डैश को स्पर्श करेंगी। ठीक है, तो हाइगेंस के अनुसार क्या था, ए डैश बी डैश एक परिवर्तित तरंगांक है। तो जो ए डैश बी डैश है वो क्या है, एक परिवर्तित तरंगांक, मतलब एक जो परावर्तन के बाद निकली है वो। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, हम लोग त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी ए डैश, ए बी ए डैश हम आपको पहले दिखा देते हैं, ए बी ए डैश। तो आप लोग देख सकते हैं ए बी ए डैश, ये हमने एक त्रिभुज ले लिया। ठीक, दूसरा हम लोग त्रिभुज लेंगे यहाँ पे, तो दूसरा त्रिभुज हम लोग तो क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी डैश ए डैश। तो हमने दूसरा त्रिभुज क्या लिया है दोस्तों, हमने दूसरा त्रिभुज लिया है ए बी डैश ए डैश। तो इस त्रिभुज को हम लोगों ने लिया है एक बार, और एक त्रिभुज हम ये वाला लेंगे। ठीक, तो हम ये दो त्रिभुज लेके सोल्व करेंगे। देखिए आप लोग खुद देख सकते हैं ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। ओके, तो चलिए हम इसको समरूप कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी डैश बराबर क्या होगा, ए बी डैश बराबर होता है बी टी, दिया गया था, हमने समीकरण एक अभी बनाया था। यहाँ पे जो कोण ए बी ए डैश बराबर कितना है, कोण ए बी डैश ए डैश बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, और ए डैश, ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी हैं, बराबर हैं और उभयनिष्ठ हैं, तो इसलिए ये बराबर होंगी। ठीक है, तो ये त्रिभुज कैसे हो गए, दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। समरूप की कंडीशन आप लोगों को आती है, चाहे तो आप दो कोण बराबर कर दें, ठीक है, या आप लोग दो कोण एक भुजा बराबर कर लें, या तीनों भुजाएं बराबर कर लें, कुछ कर सकते हैं आप लोग। ठीक, तो दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए और समरूप हो गए। ओके, तो अब हम लोग क्या देखते हैं, आपतित तरंगांक ए बी तथा परिवर्तित तरंगांक ए डैश बी डैश परावर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश के साथ बराबर कोण बनाते हैं। चूंकि किरणें सदैव तरंगांक के लंबवत होती हैं, अतः आपतित तथा परावर्तित किरणें परावर्तक पृष्ठ के अभिलंब से बराबर कोण बनाती हैं। तो ये रूल आप लोगों ने पढ़ा था हाई स्कूल में कि आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। तो ये तो दोनों आपस में बराबर होंगे, यह परावर्तन का दूसरा नियम होता है। इसे हम लोग जो नियम होता है इसको हम परावर्तक क्या बोलते हैं, दूसरा नियम बोलते हैं हम लोग। ठीक, चूंकि
यहाँ पे हमें क्या, चूँकि ए बी और ए डैश बी डैश व जेड जेड इस कागज के तल के एक ही तल में हैं, तो इन पर खींचे गए अभिलंब भी एक ही तल में होंगे। इस प्रकार आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह परावर्तन का पहला नियम होता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बतानी ये थी कि अगर आप लोगों से परावर्तन के बारे में किसी भी मतलब पूछता है हाइगेंस का या किसी का, अगर आप लोगों को नहीं आता है दोस्तों, तो आप लोग एक काम करेंगे, जो आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ रखा है उसी को आप लोग लिख दीजिए। छोड़ने से आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लिखेंगे तो आप लोगों को कुछ ना कुछ मार्क्स ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो अथवा में क्वेश्चन दिया गया है 6 के, क्या है, विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है। यहाँ पे हमें विद्युत द्विध्रुव की क्या देनी है, परिभाषा देनी है। किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में संतुलन की स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। मतलब थीटा कार्य से घुमाने में क्या करना है, सूत्र ज्ञान करना है। एक विद्युत द्विध्रुव 10⁻⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री कोण पे रखा जाता है और उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन भी है और हमें डेफिनेशन भी देनी है। चलिए देख लेते हैं। तो पहले हम लोग विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है दोस्तों, डेफिनेशन है मेरे पास, जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो वह द्विध्रुव का गुण प्रदर्शित करते हैं। आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम लोग P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ओके, कहीं कहीं इसे टाउ से भी प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों, तो उसमें आप लोगों को कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे वेक्टर P बराबर कितना हो जाएगा, Q × 2L होगा। ये एक -Q आवेश है, ये +Q आवेश है, इसके बीच में जो रखा है वेक्टर P, और यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है वो कितनी है, 2L है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, यहाँ से इस साइड होती है इसकी दिशा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में संतुलन की स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य, इसके लिए हम लोग देख लेते हैं। तो ये इसी में इसने 2-3 पार्ट ऐड कर रखे हैं दोस्तों। तो हमने माना एक विद्युत द्विध्रुव जिसका आघूर्ण कितना है, P है, उसे एक समान विद्युत क्षेत्र E में अपने साम्य स्थिति से थीटा कोण पर घुमाया जाता है। तो विद्युत क्षेत्र द्वारा विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा, टाउ बराबर होगा PE sin थीटा। क्या होता है, टाउ बराबर PE sin थीटा। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। जैसे जैसे कोण बदलेगा बल आघूर्ण भी बदलेगा। ठीक है, जब कोण बदलेगा तो उसका बल आघूर्ण भी बदलेगा। एक सूक्ष्म कोणीय विस्थापन होने में द्विध्रुव द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, DW बराबर होगा PE sin थीटा D थीटा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे साम्य स्थिति थीटा बराबर 0 है से थीटा तक पहुँचने में किया गया कार्य, मतलब थीटा बराबर 0 से थीटा पहुँचने में किया गया कार्य। तो हम लोग यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, इधर हम करेंगे तो ये तो हो जाएगा W, तो ये होगा 0 से थीटा, कितना होगा 0 से थीटा PE sin थीटा भाई। ठीक है, तो इसको हम लोग समाकलन करते तो PE यहाँ पे कैसा है, कांस्टेंट है वैल्यू, ये कैसी है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये मेरे चैनल का नाम है दोस्तों और ये नंबर है, आप लोग कांटेक्ट करना चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप लोग अगर हमें यूट्यूब पर ज्वाइन भी करना चाहें तो ज्वाइन बटन क्लिक करके आप लोग पेमेंट करके हमसे ज्वाइन भी हो सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को सब चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, नोट्स वगैरह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो PE तो अचर था, उसको हमने बाहर निकाले और साइन का समाकलन करेंगे, कितना होता है, माइनस का कोस थीटा होता है, तो आप लोगों को पता होगा। लिमिट हम लोग लगाएंगे तो पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। ठीक,
तो ये हो जाए पी ई कॉस थीटा माइनस कॉस जीरो, तो ये मेरे पास आ गया डब्ल्यू बराबर पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये मेरे पास फार्मूला बन गया। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया था ई बराबर हमें दे रखा 10⁵ न्यूटन, और थीटा बराबर हमें दे रखा 30 डिग्री, और टाउ बराबर हमें दे रखा था 6 × 10⁻24। ठीक, तो दोस्तों एक फार्मूला क्या होता है, टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा होगा पी ई साइन थीटा होता है। तो यहाँ से हमें पी निकालना है, तो पी बराबर कितना टाउ अपान हो जाएगा कितना ई साइन थीटा होगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं, टाउ की वैल्यू और ई की वैल्यू और साइन 30 की वैल्यू मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कितनी रख ली, यहाँ पे 1/2। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन करेंगे जब, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो 6 दूनी कितना हो गया 12। ठीक है, तो आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो रो बराबर निकल के आएगा 1.2 × 10⁻⁻28 कूलाम प्रति मीटर। ओके, कितना निकल के आया, कूलाम प्रति मीटर। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, तो ये मेरा आंसर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 7 से लिया गया, चुंबकत्व वाले से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। सिद्ध कीजिए कि एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आधारित बल युग्म, ठीक है, बल युग्म टाउ बराबर कितना NIAB होता है, जहां प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ हैं। तो ये हम लोगों को यहाँ पे प्रूफ करना है कि टाउ बराबर NIAB होता है। ओके, ये मैं आप लोगों को प्रूफ भी करा चुका हूँ दोस्तों। ठीक है, फिर भी चलिए मैं आपको करा देता हूँ दोबारा से इसको मैं प्रूफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको हम लोग। तो क्या है, माना एक आयताकार लूप PQRS एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B में लटकाया गया है। ठीक है, ये डेफिनेशन ऐसे आपको लिखनी है। माना लूप की लंबाई कितनी L है तथा चौड़ाई कितनी है B है। लूप में धारा I प्रवाहित की जाती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इस पर एक बल कौन सा होगा, F बराबर IBL कार्य करने लगता है। बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर ज्ञात की जाती है। ओके, पहले मैं चित्र दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद इसको मैं सोल्व करूँगा। तो ये इस तरीके से होगा दोस्तों। तो ये मेरे पास एक PQRS एक आयताकार धारावाही लूप है। ठीक, इसमें ये धारा प्रवाहित हो रही, तो ये बल लग रहा है, और इसका F1 ये F2 ये F, ठीक है, इस तरीके से ये बल लग रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और ये हमने एक दूसरा फिगर बना रखा है, यहाँ से हमारे पास 20 साइन थीटा निकलेगा। ठीक, तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो यही मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। ठीक, फिर यहाँ पे लिखते हैं क्या, धारा I के दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित होने के स्थिति में धारा लूप की ऊर्ध्व भुजा एवं PQ तल पर F बल लगाकर लंबवत आकार की ओर लगता है, तथा RS पर बल F2 लंबवत नीचे की ओर लगता है। बल F1 तथा F2 परस्पर कैसे हैं, बराबर हैं, समांतर तथा विपरीत दिशा में है। ठीक है, समांतर है तथा विपरीत दिशा में। इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग होते हुए भी लूप दक्षिणावर्त घूम जाता है। ओके, अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्लेमिंग के नियम का हाथ क्या था कि जब अगर कोई धारा की दिशा बताती है तो जो अंगूठा था वो मेरा फ्लेमिंग के, तो इसी तरीके से ये इस साइड पे धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये बल कहाँ लग रहा है, इसके लंबवत लग रहा है। ठीक है, ऐसे ही ये धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके ये लंबवत लग रहा है। तो ये और F1 और F2 आपस में कैसे हैं, बराबर बल हैं। ठीक, अब हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे हम PQ बराबर RS बराबर कितना दे रखा है, L दे रखा है, और PS बराबर QR बराबर हमें दे रखा है कितना, B दे रखा है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लूप की शेष दो भुजाएं QR/SP पर लगने वाला बल F3 और F4 परस्पर बराबर व विपरीत हैं। तो ये भी बल आपस में कैसे होंगे, बराबर व विपरीत होंगे, ये वाला और ये वाला। ठीक है, और ये आपस में बराबर हैं परंतु विपरीत हैं। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे, इनकी
क्रिया रेखा एक ही है, अतः ये एक दूसरे के बल को निरस्त कर देते हैं। ये एक दूसरे के जो बल है उसको ये क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं। ठीक, तो जब ये निरस्त कर देंगे तो अब हम लोग क्या देखते हैं, F1 तथा F2 के मध्य F1 तथा F2 के द्वारा लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण कितना होगा, तो टाउ बराबर होता है कार्यरत बल इंटू लंबवत दूरी। तो यहाँ पे बल कितना है F और लंबवत दूरी कितनी थी, b साइन थीटा। अभी हमने आपको दिखाई थी, ये लंबवत दूरी हम लोगों ने निकाल के कितनी है, b साइन थीटा। ये फिगर बना लेना आप लोग, ठीक है, b साइन थीटा। तो यहाँ पे F बराबर क्या होता है, IVL होता है और b साइन थीटा हो गया। तो L इंटू बी को अगर हम लोग देखें, L और B, तो ये क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये A बराबर होता है एरिया बराबर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A, तो ये हो जाएगा IAB साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया टाउ बराबर। ठीक, अब हम लोग क्या देखते हैं, यदि लूपों से बनी, मतलब अगर मान लीजिए ये तो एक लूप की थी, अगर हम मान लें 2-3 लूप हों, ठीक है, यदि n लूपों की बनी कुंडली हो तो पूरी कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, कुंडली में कितने हैं, n लूप हैं, तो टाउ बराबर कितना, NIAB साइन थीटा होगा, ये होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे कंडीशन आती है कि समांतर तल में ले जाने पर लगने वाला बलयुग्म कितना हो। तो जब हम लोग समांतर में जाते हैं तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर होगा 90 डिग्री। तो ये आप लोग जब 90 रखें, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो हमारे पास निकल जाएगा टाउ बराबर NIAB। अब यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यंग कोई द्विरेखा छिद्र प्रयोग में बनने वाली फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजन व्युत्पन्न कीजिए। ये दोस्तों हम लोग सेट 1 में सोल्व भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे चलिए दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये हम लोग सेट नंबर XS पे आ गए हैं। ठीक है, तो इसका ये 4 का खा, ठीक है, सेम आंसर दिया गया था, ये आप लोग देख सकते हैं। तो मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को अगर बेस बिल्कुल देखना है सही से, तो आप लोग मेरा XS सेट देख लीजिए, उसका क्वेश्चन 4 यही आंसर है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। फिर भी क्या है, देखिए, S से चलने वाले प्रकाश तरंगे S1/S2 एक समान कला में पहुँचती है। माना सिरों के जो स्लेटें हैं उनके बीच का अंतराल कितना है, S1 और S2 बराबर D है। तो ये आप लोग थ्योरी देख सकते हैं दोस्तों। ठीक, तो ये मैंने जो थ्योरी है वो XS सेट में करा रखी है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा दोस्तों। आप लोग आई बटन पे क्लिक करके वो देख सकते हैं। ठीक, तो ये थ्योरी आप लोग देख लीजिए, एक बार मैं करा चुका हूँ तो बार बार कराने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये आप लोगों को इस तरीके से फिगर बनाना होगा फ्रेंड्स, ये आप लोग फिगर देख सकते हैं। ठीक, ये डेरिवेशन हम लोगों ने किया है। ये आप लोग इनके बीच की दूरी D है, ये मैंने उसमें सभी चीज़ बताई है। ठीक है, पथांतर कितना निकला था मेरे पास, XD/D। तो ये मेरे पास क्या, प्रकाश की तीव्रता अधिकतम उन स्थानों पर होगी जहां व्यतिकरण करने वाली प्रकाश तरंगिकाओं के बीच, ठीक है, पथांतर ये होगा। तो आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे पास फार्मूला निकला था। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोग मेरा सेट खोल लीजिएगा और उसका खा नंबर पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग इसमें। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा दिया कि आप लोग जब आएँ तो ये चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पे इसके लिए आपको सन 2020 के सेट 1 XS जो XS है हम लोगों ने सोल्व किया है कि उत्तर 4 का खा देख लीजिए, पेज नंबर जो आपको है वो 5 नंबर मिल जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF भी प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये अथवा का क्वेश्चन है 7 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है कि ट्रांसफर का सिद्धांत क्या है, ट्रांसफार्मर होता है उसका सिद्धांत क्या है, इसकी क्रियाविधि समझाइए। एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या 1100 है और 110 है। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज कितना है, 220 है। द्वितीयक कुंडली में प्रतिबाधा कितनी है, 220 ओम है। तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, इसको भी हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे पहले ही एक बार। ठीक है दोस्तों,
तो ट्रांसफार्मर सिद्धांत हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर, ठीक है, तो वो आप लोग वही लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या दिया, क्या हमें एन एस बराबर दे रखा गया 110 और एन पी बराबर हमको दे रखा 1100, ठीक है। तो बी पी बराबर कितना हो जाएगा वोल्टेज, तो ये होगा 220 वोल्टेज होगा और जेड एस बराबर होगा 220, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, ये मेरे पास फार्मूला था बी एस अपॉन बी पी बराबर एन एस अपॉन एन पी। यहाँ पर हमें निकालना क्या है, बी एस निकालना है हमको, ठीक है, वोल्ट सेकेंड वाला वोल्ट सेकेंडरी वोल्ट निकालना है हमको। तो हो जाएगा एन एस अपॉन में एन पी इंटू बी पी। यहाँ पर जो एस है वो सेकेंड है, पी जो है वो प्राइमरी है, ठीक है, प्राथमिक है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको 11 से इसको, तो यहाँ बचेगा कितना 10, तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 22 वोल्ट आ जाएगा, ठीक। तो द्वितीयक धारा हमें निकालनी है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो द्वितीयक में धारा क्या होगी, आई एस बराबर कितना बी एस अपॉन में जेड एस। तो यहाँ पे बी एस कितना 22 और जेड कितना निकला था मेरे पास 220 वोल्ट। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.1 एम्पियर आएगा, ठीक है। तो आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है बी पी इंटू आई पी बराबर बी एस इंटू आई एस। तो यहाँ से आई पी जब हम लोग निकालेंगे धारा तो कितनी होगी बी एस अपॉन में बी पी इंटू आई एस। तो कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे 22/220 इंटू 0.1। तो हम लोग जब इसको इंटू करेंगे तो आई पी बराबर निकल के आएगा 0.01 एम्पियर, ओके। तो यही मेरा क्या होगा आंसर होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग अथवा का इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल लंबाई के एक तांबे की छड़ बी तीव्रता वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से अपने एक सिरे के प्रता घूर्णन कर रही है। सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर 1/2 ओमेगा वी एल स्क्वायर है। तो ये हमको प्रूफ करना है क्वेश्चन को। चलिए देख लेते हैं इसको भी हम जल्दी से। चलिए देखते हैं हम लोग अथवा का। तो उसके लिए आप लोगों को इस तरीके से पहले फिगर बनाना होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो एल है, ये मेरे पास एल डी थीटा दे रखी है हमको, और ये लंबाई कितनी है एल ले रखी, और ये कोण कितना बन रहा है थीटा। तो ये चाप की लंबाई होती है, तो ये हो जाएगी एल डी थीटा, ओके। अब हम लोग अपने थ्योरी पे आते हैं दोस्तों। थ्योरी पहले देखेंगे हम लोग क्या है। चलिए थ्योरी देख लेते हैं हम लोग। तो माना छड़ की लंबाई कितनी एल है, अपने एक सिरे जी ओ से, ये ओ है, ओ के परिता एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में लंबवत तल के घूर्णन कर रही है। इसका जीरो के परिता घुमाए, मतलब कोण कितना है, जीरो के परिता घुमाए तो कोण ये भाई कितना होगा ओमेगा है, ठीक है, कितना है ओमेगा है। अब हम क्या लिखेंगे, माना घूमती छड़ की किसी क्षण स्थिति कितनी ओपी, ये ओपी, ठीक है, ओपी है, तथा इस स्थिति में dt समांतराल में डी थीटा कोण घूमकर नई स्थिति ओ क्यू, मतलब ये ओ क्यू में आ जाती है, तब dt समांतराल में छड़ द्वारा घूमा गया क्षेत्रफल। तो ये मेरे पास ओपी है, ये पॉइंट यहाँ पे पी है, ये क्यू है, ये ओ है। तो ये यहाँ पे थी, लेकिन टी dt समय में ये घूम के कहाँ पहुँच गई, क्यू पे पहुँच गई। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी ओ, और ओ क्यू जो लंबाई है वो कितनी है एल है। तो यहाँ से अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो डी ए बराबर कितना निकले, तो डी ए बराबर निकल आएगा 1/2। ये एक तरीके का त्रिभुज है, ये मेरा लंब हो जाएगा। तो क्या था 1/2 आधार बटे लंब। तो आधार कितना हो गया ओ पी और लंब कितना हो गया ये पी क्यू हो गया, ओके। तो हम लोग वैल्यू रखे 1/2, ओ पी की वैल्यू कितनी एल और इसकी वैल्यू कितनी है एल डी थीटा। तो हमने रख दी एल डी थीटा। तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों एल कितना हो गया 1/2 एल स्क्वायर डी थीटा बन गया ये मेरे पास, ठीक। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, छड़ के घूमने से छड़ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर जो है छड़ के सिरों के भी प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान के बराबर होती है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए सूत्र होता है E बराबर d∅b अपॉन में dF होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग फाई की वैल्यू क्या रखेंगे, तो d/dt कितना हो जाएगा BA होगा, ओके। तो इसको हम लोग यहाँ पे B कांस्टेंट होगा, एक को बाहर निकाल लेंगे हम लोग B को, तो ये BdA/dt। यहाँ से अभी हम लोगों ने किसकी वैल्यू निकाली थी A की, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ये मेरे पास A की वैल्यू थी, ठीक है। तो इस A की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं पुट कर देते हैं।
देखिए ये यहाँ पे हम लोगों ने इस ए की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी। इसका हम लोग क्या करेंगे, अब अवकलन करेंगे। तो किसके सापेक्ष हो रहा है, टी के सापेक्ष में हो रहा है, तो ये हो जाएगा बी तो बाहर रहेगा, ये हो जाएगा 1/2 एल स्क्वायर और ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं बी 1/2 एल स्क्वायर अपॉन और ये डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी होता है ओमेगा। ये आप लोगों को पता होगा, ये फार्मूला होता है, क्या होता है, ओमेगा होता है। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख लिया, ये हो जाएगा मेरे पास E बराबर 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। यही हम लोग क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में पीएनपी ट्रांजिस्टर परिपथ आरेख बनाइए और वक्रों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, चलिए ट्रांजिस्टर के बारे में जल्दी से देखते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर के बारे में देख लो। ट्रांजिस्टर एक थ्री अवयव वाला, 3 एलिमेंट वाला क्या है, अर्धचालक युक्ति है, जिसमें अपरिमित अर्धचालक अथवा अपरिमित अर्धचालक जो होते हैं एन टाइप वाले होते हैं और पी टाइप के होते हैं, कि एक महीन तरास मतलब स्लाइस होती है को 2 समान परंतु विपरीत आवस्थित अर्धचालक गुटकों के बीच दबाकर 2 पीएन क्या बोलते 2 पीएन संधियाँ बनाई जाती हैं। यह एक द्विध्रुवीय युक्ति होती है। ट्रांजिस्टर के 2 प्रकार के होते हैं। ट्रांजिस्टर कितने प्रकार, 2। एक ट्रांजिस्टर होता है एन पी एन ट्रांजिस्टर, एक होता है पी एन पी ट्रांजिस्टर। ये 2 ट्रांजिस्टर होते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या एन पी एन ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो क्या होता है, ये ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में दिष्ट धारा अभिलक्षणिक वक्र क्या होगा। तो ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास अभिलाक्षणिक वक्र वोल्टेज पर धारा के बीच वे ग्राफ हैं जबकि उत्सर्जक जो होते हैं भू संपर्कित हों। उत्सर्जक क्या होता है, भू संपर्कित हों। आधार को निवेशित तथा टर्मिनल तथा संग्राहक के निर्वात टर्मिनल कहा जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये इस तरीके से आपको ये ट्रांसफार्मर उसका चित्र बनाना होगा ट्रांजिस्टर का, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये आप लोगों को बिल्कुल यही फिगर आप लोगों को बनाना है। आप लोग बुक में भी अपनी देख सकते हैं, ये फिगर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब इसी के चित्र के बारे में हम लोग लिखेंगे कि अंदर बी जो आधार क्या है, आधार है, आधार कितना है V को एक धारा नियंत्रक के द्वारा एक बैटरी BV के ऋण आवेश से जोड़ा जाता है। इसके धन ऋण को जो उत्सर्जक है E से जोड़ दिया जाता है। आधार, ठीक है, आधार जो है मेरा आधार उत्सर्जक वोल्टता BVE, ठीक है, ये इस तरीके लिखा BVE, ठीक है, को 1 वोल्ट मीटर से आधार धारा IV को 1 माइक्रोमीटर μA से पढ़ा जाता है। संग्राहक C को एक दूसरे धारा के द्वारा दूसरी बैटरी BCC के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है, जिसके धन ध्रुव को उत्सर्जक E से संबंधित कर दिया जाता है। संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता BCE को एक दूसरे वोल्ट मीटर से तथा संग्राहक धारा IC को 1 मिली एम्पियर से पढ़ा जाता है। तो ये आप लोग फिगर देख सकते हैं, ये सब चीज़ हमने चित्र में दिखाया है। देखिए आप लोग, ये इस तरीके से बना हुआ है। ये मेरे पास IE धारा है, इसको हमने कहाँ जोड़ दिया, इससे जाके जोड़ दिया B से, ठीक है। और ये मेरे पास IC है, यहाँ से निकल के जा रही है, इसको हमने कहाँ जोड़ दिया जाके, BCE से जोड़ेगी जाके। और ये यहाँ पे IB है, तो ये किससे, μA से जोड़ रहे हैं हम लोग। तो ये आप लोग देख सकते हैं, फिगर में हर चीज़ लिखी है, जो चीज़ फिगर में बना है वही हमने लिखा हुआ है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। तो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र क्या होता है दोस्तों, तो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र होता है संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता। तो दोस्तों मैं ये आपको दिखा देता हूँ, आपको पढ़ कर दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये इस बार के एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इसको आप लोग देख लीजिए और इसकी थोड़ा ले लीजिए अगर जिस बच्चे को ये लिखना हो। ओके, चलिए मैं आपको धीरे धीरे दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से इसका वक्र बनेगा, आप लोग वक्र भी देख सकते हैं। चलिए ये इसके पॉइंट हैं, क्या पॉइंट है,
जब तक बीई मान विभव प्राचीर से कम रहता है आधार धारा लगभग शून्य रहती है। जैसे बीई का मान विभव प्राचीर से ज़्यादा करते हैं पहले धारा धीरे धीरे फिर तेज़ी से बहने लगती है। पहले धीरे धीरे बहती है फिर तेज़ी से बहने लगती है। और क्या है इसका पॉइंट, निवेशी अवलाक्षणिक वक्र संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज BCE पर बहुत कम निर्भर करती है। ओके, तो ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से, बहुत टाइम हो चुका है। ओके, तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखिए दोस्तों स्टार बना हुआ है कि ये 2021 के एग्ज़ाम में जो नहीं आएगा फ्रेंड्स, तो आप लोग इस पे बेस्ट टाइम ना करें अपना, ठीक। लेकिन अगर किसी बच्चों को जो 11th में हो, 11th का बच्चा हुआ है, इसको ज़रूर लिख ले क्योंकि ये अगली बार एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। ये अथवा वाला भी हम आपको दिखा देते हैं क्या है। जेनर डायोड क्या है, इसका प्रतीक चिन्ह प्रदर्शित कीजिए। परिपथ आरेख की सहायता से समझाइए कि वोल्टा नियंत्रक में कैसे कार्य करता है। ओके, चलिए ये भी हम आपको दिखा देते हैं जल्दी से। तो ये है जेनर डायोड, अथवा का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का हम लोगों का। तो क्या होता है जेनर डायोड, तो जेनर डायोड एक ऐसा डायोड है जो सामान्य डायोड की भांति अग्रदिशिक होने पर अग्रधारा को अपने से प्रवाहित होने की अनुमति प्रदान करता है, परंतु साथ ही पश्च दिशिक होने पर भी यदि सिरों पर आरोपित वोल्टता एक निश्चित मान से अधिक होती, ठीक है, एक निश्चित मान से अधिक होती, पश्च धारा भी इस डायोड के से सुगमता से प्रवाहित हो सकती है, ठीक है। ये आप लोग लिखेंगे। फिर आप क्या लिखेंगे, जेनर डायोड को सामान्य डायोड से अधिक अमिश्रित किया जाता है क्योंकि यह भंजक क्षेत्र में कार्य करता है। इसमें सिलिकॉन को उच्च ताप पर स्थायित्व और धारा क्षमता से बैटरी प्रतिरोध जर्मेनियम की तुलना में अधिक दी जाती है, ठीक है, जर्मेनियम की तुलना में अधिक दी जाती है। तो ये इसका प्रतीक चिन्ह है दोस्तों, इस तरीके से ये इसका ये प्रतीक चिन्ह बनाया जाता है, ठीक है। ये बना सकते हैं या आप लोग इस प्रतीक चिन्ह को बना, तो ये प्रतीक चिन्ह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जेनर डायोड का ये प्रतीक चिन्ह होता है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड का सिद्धांत क्या है। तो जब जेनर डायोड को उत्क्रम अविनत व्यंजक क्षेत्र में प्रचलित करते हैं तो धारा में अधिक परिवर्तन के लिए इसके सिरों पर वोल्टता नियत बनी रहती है। जो वोल्टता होती है वो कैसी रहती है, एक फिक्स होती है, वही बनती है। यह भंजक विभवांतर BZ के बराबर होती है। यह वोल्टता नियंत्रक के रूप में प्रयोग करने का सिद्धांत है। ओके, तो ये आप लोग देख सकते हैं इस तरह ये निवेशी वोल्टता है, ये निर्गत वोल्टता दी गई है हमें, और ये फिगर भी आप लोगों को बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिजिक्स में फिगर बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जब निवेशी वोल्टता बढ़ाते हैं तो आर्क तथा जेनर डायोड में धारा बढ़ती है। जब हम इसमें धारा अगर निवेशी में बढ़ाएंगे तो जेनर डायोड में धारा बढ़ेगी। इससे आर्क के सिरों की वोल्टता बढ़ती है, जबकि जेनर डायोड की वोल्टता में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि भंजक क्षेत्र के होने के कारण इनकी जेनर डायोड जो होते हैं, जेनर डायोड वोल्टता नियत रहती है। भले ही इसमें धारा बदलती रहे, धारा इसमें बदलती रहती है फिर भी, ठीक है। इसी प्रकार जब निवेशी वोल्टता घटाते हैं तो आर का मान जेनर डायोड में धारा घटती है, परंतु, ठीक है, परंतु जेनर डायोड की वोल्टता पर कोई असर नहीं होता है, ठीक है, वोल्टता पर कोई असर। अतः जेनर डायोड वोल्टता पर कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि निवेशी वोल्टता जितनी भी होगी, अतः निवेशी वोल्टता में परिवर्तन आर वोल्टता में परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे VE बराबर V इन, ये इन मतलब है अंदर पुट हो रही है इन, ठीक है, एंटर, और बराबर क्या होगा IR, ठीक है। लोड धारा IL में होने वाली वृद्धि जेनर धारा जो होती है IZ में उतनी ही कमी होने पर पूरी हो जाती है। अतः निर्वात में वोल्ट जो होता है तो कितना I बराबर होगा IZ प्लस IL होगा। ओके, तो ये आप लोग ग्राफ देख सकते हैं, ये इसका पॉइंट क्या, ग्राफ से स्पष्ट होता है कि उत्क्रम भंजक वोल्टता BZ है वो कैसा होगा, पश्चात निर्गत वोल्टता पर नियत होता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है। तो फ्रेंड्स ये भी आप लोगों के एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए दोस्तों, तो PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
नहीं तो आप लोग मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए हम आपको दिखा देते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को स्टडी करने हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को क्वेश्चन 9 के एक भी पार्ट को लर्न नहीं करना है इस बार, ये आपको याद नहीं करने, क्योंकि ये 2021 के एग्ज़ाम के जो सिलेबस से हटा दिए गए हैं। और कौन से हटाए गए हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए 8 नंबर के दोनों क्वेश्चन आपको स्टडी करने हैं। चलिए और देखते हैं और कौन सा हटाए। इसका आप लोग फा का खा नंबर आप लोग देख सकते हैं, NPN वाला हटा दिया गया है। ठीक, और कौन सा हटाया गया है, इस क्वेश्चन नंबर 4 के का और खा दोनों हटा दिए गए हैं, ये भी आप लोग तैयारी ना करें लोग। ठीक, और क्या है और देख लेते हैं हम लोग। तीसरे का खा नंबर हटाया गया है, डिवीजन जर्मन का प्रयोग वाला, इसको भी हटा दिया गया है। और हम लोग देखते हैं ये दूसरे का जो का है इसको भी हटा दिया गया, पाराबोल्टा एल्युमिनियम वाला। विकल्प में कौन सा हटाया गया है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो विकल्प में विकल्प नंबर घा है NPN और PNP ट्रांजिस्टर, ये भी हटा दिया गया है। ठीक, तो बस इतने क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करने जो हमने अभी आपको स्टार वाले बताए हैं, वाकई आप लोगों को करना है। तो आज हम लोगों ने सेट 346 XT कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सेट हम लोग बहुत जल्द ही आपको सलूशन प्रोवाइड करा देंगे।